बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हाफ लाइफ को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ लाइफ के टाइम पीरियड में हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को डिके करते हैं और हाफ नंबर उनका रिमेनिंग होता है। आज हम हाफ लाइफ और एक और फैक्टर जिसे आप डिके कांस्टेंट कहते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे फॉर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट, जिसको हम लेम्डा से इंडिकेट करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ टर्म्स और उनसे रिलेटेड नेम्स को जान लेते हैं। हम अपनी इस स्टार्टिंग डेरिवेशन में यूज करेंगे कैपिटल N को एज ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स या ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, और डेल्टा N टर्म इंडिकेट करेगी चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स विद टाइम, और डेल्टा T इंडिकेट करेगा टाइम फॉर दिस रिक्वायर्ड चेंज। इसमें आपके पास N, मैं रिपीट कर देती हूँ, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है। फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजरने के बाद जब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके करेंगे तो इनमें डिके की वजह से क्या चेंज आएगा वो कहलाएगा डेल्टा N। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें चेंज इन नंबर ऑफ एटम जो कि है डेल्टा N, दिस डेल्टा N is directly proportional to original number of radioactive atoms। तो मेरी इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं 1000 और एक हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरने के बाद इस 1000 में से 500 डिके हो जाएंगे और आपके पास जो रिमेनिंग एटम्स होंगे वो होंगे 500। इसका मतलब जो चेंज आया विद इन दिस टाइम पीरियड वो चेंज है 500 का। लेकिन अगर मेरे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स होते ही 10, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद 5 डिके हो जाते और 5 मेरे पास रिमेनिंग होते। सो इस सिचुएशन में जो चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स आया वो है 5 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो चेंज इन एटम्स भी ज्यादा आएगा, और अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो चेंज भी आपके पास कम ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आपके पास 10,000 की अमाउंट है और आप उसमें से 5,000 खर्च करते हैं तो 5,000 एक बिगर अमाउंट आपके पास बची हुई भी है। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट ही 1000 की है, उसमें से आप 500 यानी हाफ अमाउंट खर्च करते हैं, तो आपके पास रिमेनिंग भी बहुत कम अमाउंट होगी, दैट इज 500। सो डियर स्टूडेंट, इस इक्वालिटी के बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन नंबर ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स बिगर हैं तो आपके पास चेंज भी बिगर आएगा, अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कम है तो चेंज भी कम आएगा। दूसरा, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा N इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज डेल्टा T। सो डेल्टा N इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को एक बड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्वियसली उस बिगर टाइम में उसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशंस होंगी वो भी ज्यादा होंगी, और उसका जो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स आएगा वो भी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें चेंज भी उतना ही कम आएगा। आपने दो प्रोपोर्शनैलिटीज डिस्कस की, एक है डेल्टा N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड डेल्टा N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा N इज प्रोपोर्शनल टू N डेल्टा T।
सो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के फैक्टर को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डेल्टा n इक्वल्स टू माइनस लेमडा n डेल्टा t। मैंने माइनस का साइन और लेमडा लिखा। लेमडा है कांस्टेंट जिसे आप कहते हैं डिके कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में ये इंडिकेट करता है कि चेंज इन नंबर ऑफ एटम विद टाइम डिक्रीजिंग है। अगर हम इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन नहीं लगाते तो ये इंक्रीजिंग चेंज को इंडिकेट करता है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के केस में गलत हो जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विद टाइम जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस डिक्रीजिंग फिनोमेना को समझने के लिए इस इक्वेशन में आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब इसी इक्वेशन से आप लेमडा, जिसे हमने कहा कि ये डिके कांस्टेंट है, अगर आप इसकी इक्वेशन डिराइव करें तो लेमडा की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, लेमडा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा n ओवर n डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसमें डेल्टा n ओवर n फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स है और डेल्टा t ऑब्वियसली टाइम पीरियड है। सो इस इक्वलिटी के बेसिस पर अगर आप डिके कांस्टेंट लेमडा को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि डिके कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, या आप इसे सिंपली यूं भी कह सकते हैं दैट लेमडा इज द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर सेकेंड। सो अगर आप इसी इक्वेशन जो कि आपने लेमडा से लिंक की है, दैट लेमडा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n ओवर n डिवाइडेड बाय डेल्टा t, इस इक्वेशन से यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट देखें तो आपके पास न्यूमरेटर में डेल्टा n ओवर n है। सो ये सेम नंबर ऑफ एटम्स ही हैं, यानी आपके पास इसमें डेल्टा n भी नंबर ऑफ एटम्स है, n भी नंबर ऑफ एटम्स है। सो इस फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास है डेल्टा t, जिसको आप सेकेंड्स में यूज करेंगे तो आपके पास लेमडा का यूनिट बनेगा पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि लेमडा एक डिके कांस्टेंट है और ये फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम बताएगा और इसका यूनिट है पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आगे अगर हम आपकी बुक में देखें तो पेज नंबर 231 पर डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का जो रिलेशनशिप बताया गया है वो है लेमडा t हाफ इज इक्वल टू 0.693। ये डायरेक्ट ही वहां पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इसका रेडियो एक्टिव डिके लॉ से लिंक करके डेरिवेशन समझाऊंगी ताकि आपको मालूम हो कि ये डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का रिलेशनशिप आखिर किस तरह डेराइव हुआ। डियर स्टूडेंट, अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 1 डिस्कस की थी वो ये वाली इक्वेशन थी। हम इसी इक्वेशन की हेल्प लेंगे और इस रिलेशनशिप को डेराइव करेंगे। इसी इक्वेशन को अगर मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, विच इज dn ओवर n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, सो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आपने इंटीग्रेट करना है तो ऑब्वियसली जब भी इंटीग्रेशन की जाती है तो उसके लिए आपको लिमिट चाहिए कि आप जिस फैक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग वैल्यू और उसका एंडिंग वैल्यू क्या है। सो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टाइम ऑन द राइट हैंड साइड को डिस्कस करने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए हम इसकी सिचुएशन को कुछ इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। सो ये आपके पास है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम कहते हैं n नॉट, और ये अभी टाइम 0 सेकेंड्स की बात हो रही है। एक सर्टेन टाइम t गुजरने के बाद ये नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होकर हो जाएगा n। यहाँ हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि टाइम हमारा हाफ लाइफ गुजरा या
2 हाफ लाइफ्स गुजरा, हमने बस एक सिचुएशन ली कि आपके पास ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एटम्स थे n0 एट टाइम 0 सेकेंड्स और आफ्टर टाइम t सेकेंड्स ये रिड्यूस होकर हो गए हैं n। सो इस सिचुएशन को जब हम अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जहां आप इंटीग्रेट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स को, तो आपकी लिमिट स्टार्ट लेगी n0 से और एंड हो जाएगी n पर। राइट हैंड साइड पर जब आप टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम की लिमिट स्टार्ट लेगी 0 सेकेंड से और एंड हो जाएगी t सेकेंड्स पर। सो इस लिमिट के अकॉर्डिंग जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। log ऑफ n ओवर n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा t। अब आपने इसी इक्वालिटी का एंटी लॉग लिया तो ये कुछ इस फॉर्म में मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई, n ओवर n नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t। अब आप n नॉट जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में है उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इक्वेशन है जिसे आप रेडियो एक्टिव लॉ भी कहते हैं। इस रेडियो एक्टिव लॉ इक्वेशन में आपके पास लेमडा अगेन एग्जिस्ट करता है और ये लेमडा वही है डिके कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि डिके कांस्टेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के डेंसिटी, टेम्परेचर या प्रेशर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। लेमडा इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अगर मैं आपसे कहूं कि लेमडा यानी डिके कांस्टेंट बहुत बड़ा है तो उसकी हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होगी। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट क्या हमने डिफाइन किया था? हमने कहा था कि लेमडा विच इज डिके कांस्टेंट, इसकी स्टेटमेंट है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। सो अगर आपके लेमडा की वैल्यू गिवन रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लेमडा की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब जो पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड जो फ्रैक्शन डिके हो रहा है वो एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। सो अगर एक बड़ा फ्रैक्शन पर सेकेंड डिके हो रहा है तो इसका मतलब कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ फिर शॉर्ट है और शॉर्ट हाफ लाइफ यानी कम टाइम में वो बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शंस को डिके कर रहा है। और अगर किसी भी एलिमेंट का लेमडा स्मॉल है तो उसकी हाफ लाइफ फिर बिगर होगी। क्यों? क्योंकि अगेन लेमडा है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स पर यूनिट टाइम। सो अगर फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स कम है तो इसका मतलब उसकी हाफ लाइफ फिर बड़ी है, वो एक बड़े टाइम के बाद एक फ्रैक्शन को डिसइंटीग्रेट या डिके करता है। सो लेमडा एंड हाफ लाइफ एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर एक फैक्टर बड़ा है तो दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल वैल्यू कैरी करता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनवर्स रिलेशनशिप की क्या बेसिस हैं और वो रिलेशनशिप क्या है? इसके लिए जो अभी आपने रेडियो एक्टिव लॉ की इक्वेशन डिराइव की n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t, इसी इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे और आपके बुक में जो पेज 231 पर इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे। उसके लिए हम इस रेडियो एक्टिव लॉ के लिए सिचुएशन ये लेते हैं कि आपका कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई था, उसके ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है n नॉट और उसकी एक हाफ लाइफ गुजरी तो स्मॉल t इस इक्वेशन में 1 हाफ लाइफ के इक्वल हो जाएगा। सो जैसे ही एक हाफ लाइफ गुजरी तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे? क्योंकि एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। सो इस रेडियो एक्टिव लॉ में जो n वाली वैल्यू है वो n नॉट बाय 2 हो जाएगी क्योंकि एक हाफ लाइफ गुजरी तो स्मॉल t रिप्लेस हो जाएगा t हाफ से। सो आपकी इक्वेशन बनेगी n नॉट बाय 2 इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल
माइनस लेमडा टी हाफ। इसमें आपके पास राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर n नॉट का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो है 1/2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी हाफ। इस इक्वेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रीअरेंज करें तो ये कुछ इस तरह से रीअरेंज हुई। अब आप एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर को डिनोमिनेटर से जैसे ही न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लेमडा टी हाफ इक्वल्स टू 2। सो ये आपके 2 स्टेप्स में आप इस स्टेप तक पहुंचे। इस स्टेप के बाद अब आप दोनों साइड्स का लॉग लेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसमें जैसे ही आप लॉग ले लेंगे तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693। सो इस इक्वेशन को अब आप अपनी बुक पर देखें तो ये वही इक्वेशन है एग्जैक्टली which is lambda t half is equal to 0.693। I am sure कि आपको रेडियोएक्टिव लॉ और उससे की गई डेरिवेशन के स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अब इस इक्वेशन में lambda is inversely proportional to t half, क्योंकि इनमें से कोई एक फैक्टर जैसे ही बिगर होगा दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट लेमडा बिगर होगा उसकी हाफ लाइफ कम होगी। सो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास इस वक्त 2 कर्व्स हैं। आपने y एक्सिस पर अगेन लिया है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स को और x एक्सिस पर आपने लिया है टाइम को। सो इसमें आपके पास जो 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं उसमें जो लोअर ग्राफ है उसे आप ग्राफ 1 कह लें और अपर ग्राफ को हम कहते हैं ग्राफ 2। लोअर ग्राफ का जो डिके कांस्टेंट है वो है लेमडा 1 और जो अपर ग्राफ है उसका डिके कांस्टेंट है लेमडा 2। इन दोनों में से किसका डिके कांस्टेंट ग्रेटर है? ऑब्वियसली जो ग्राफ नंबर 1 है उसको अगर आप देखें तो वो बहुत तेजी के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी इस ग्राफ में आपके पास जो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई या फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स है वो बड़ा है। सो ग्राफ 1 में जो आपका डिके कांस्टेंट है लेमडा 1 दैट इज ग्रेटर देन लेमडा 2। सो जैसे ही लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्राफ 1 का जो हाफ लाइफ था ऑफ दैट एलिमेंट वो हाफ लाइफ शॉर्टर हाफ लाइफ था एज कंपेयर टू द एलिमेंट ऑफ ग्राफ 2। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का डिके कांस्टेंट कैसा होगा और उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू कंपैरेटिवली दूसरे एलिमेंट के क्या होगी। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ये सारा कुछ हमने जो डिस्कस किया ये बेसिकली उन न्यूक्लियाई से रिलेटेड था जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जिनमें एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा होता है, यानी नेचुरली ही वो रेडियोएक्टिव होते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं आप उनको भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आप स्टेबल न्यूक्लियाई पर एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करें। जैसे ही ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में एंटर होगा तो वो न्यूक्लियाई एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इस फास्ट न्यूट्रॉन की वजह से वो न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस में डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ये एक मैन मेड अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। सो इसे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। आई एम श्योर कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी।
इंशाल्लाह आने वाले मजीद लेक्चर्स में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।